नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं आरबीडी प्रकाशन का खान सर के द्वारा बेहतरीन सेट। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसका 4 प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। बाकी 6 हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज 5वां सेट देखेंगे, जिसका 50 प्रश्न बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ये 10 सेट होने के बाद हम लोग जो 19 प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसे भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार लांघकर भागने में सफल हुए थे? तो हजारीबाग जेल की दीवार जो है लांघकर वह भागे थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग। भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में जो है बैठक हुआ था, बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में। और उसकी अध्यक्षता किया था अब्दुल कलाम आज़ाद ने। इसमें यह घोषणा किया गया कि 8 अगस्त 1942 से जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ किया जाएगा। इसके तहत 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ही ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सभी शीर्ष बड़े नेताओं को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था। और इससे क्वेश्चन और बनते हैं कि गांधी जी को कहाँ पर कैद कर लिया गया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को जो है पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। इन्हीं के साथ जो है कस्तूरबा गांधी को भी रखा गया था और सरोजनी नायडू को भी रखा गया था। वहीं जवाहरलाल नेहरू को कहाँ के जेल में रखा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। और राजेंद्र प्रसाद को जो है बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल में रखा गया था। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रखा गया था बांकुड़ा जेल में। कहाँ रखा गया था? बांकुड़ा जेल में रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने के प्रयास में कौन पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ था? तो पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ था फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद ने सिवान थाने पर झंडा फहराने का प्रयास किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन पर गोलियां बरसाई और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे आपराधिक जिला घोषित किया गया था? तो सारण को आपराधिक जिला घोषित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक अंग्रेज परेशान हुए थे बिहार में, तो वो था सारण जिले से। कहाँ से? सारण जिले से। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है खुफिया रेडियो चलाने कौन चलाया था? तो खुफिया रेडियो चलाने का जो प्रभार था वह किसने उठाया था? उषा मेहता ने। उषा मेहता ने। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अधीन बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के अधीन बिहार का प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयराम दास दौलतराम। और इन्होंने जो है 1920 से 22 ईस्वी तक जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें भी भाग लिया था, और सविज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो हरगोविंद खुराना को जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है पुरस्कार दिया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हरगोविंद खुराना जिन्होंने 1968 ईस्वी में जो है, इसके साथ और वैज्ञानिक थे नीरेल बर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होली के साथ मिलकर चिकित्सा का जो है नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो न्यूक्लियोलाइड्स का क्रम जो होता है उसमें कोशिका के अनुवांशिक कोड को ले जाना और कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करने में इन्होंने उसके संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, भारत का पहला क्लाउडेड स्टोरेज प्लेटफॉर्म डीजी बॉक्स निम्नलिखित में से किसने विकसित किया है? तो डीजी बॉक्स विकसित किया है नीति आयोग।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसने विकसित किया है? तो नीति आयोग ने इसे विकसित किया है। नीति आयोग ने डीजी बॉक्स नाम की अपनी नई क्लाउड सर्विस शुरू किया है। डीजी बॉक्स की कीमतों को बाजार के मुताबिक किफ़ायती भी रखा गया। डीजी बॉक्स पर स्टोर होने वाला डाटा भारत में ही रहेगा। डीजी बॉक्स को वेब एक्सेस किया जा सकता है, जबकि एंड्रॉयड और आईओएस की सेवा जल्द इसमें की सेवा में यह उपलब्ध होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 दिसंबर को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो मनाया जाता है किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो यह मनाए जाते हैं हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी जयंती पे मनाया जाता है। अच्छा, दिसंबर की बात आई तो दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस। 3 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस। वहीं 4 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं जो है नौसेना दिवस। क्या मनाते हैं? नौसेना दिवस मनाते हैं। जबकि 6 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं नागरिक सुरक्षा दिवस। क्या मनाते हैं? नागरिक सुरक्षा दिवस। 7 दिसंबर को मनाते हैं झंडा दिवस। सशस्त्र बलों के लिए झंडा दिवस हम लोग मनाते हैं। वहीं बात करें 10 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। वहीं बात करें 11 दिसंबर को मनाते हैं विश्व पर्वत दिवस। विश्व पर्वत दिवस और विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस। वहीं 15 दिसंबर को मनाते हैं विश्व चाय दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व चाय दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर किसान दिवस मनाते हैं। किसान दिवस मनाते हैं। और 24 दिसंबर बहुत बार एग्जाम में आया है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। चलिए अगला प्रश्न, कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित में से किसके लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया है? तो फ्रूट्स पोर्टल जो है उसका अनावरण किसके लिए किया है? तो किसानों के लिए किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक सरकार ने एक ही मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों को इकट्ठा करने के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल किसान पंजीकरण एवं एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रारंभ किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्रूट्स का फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम का अनावरण किया है। इसमें सभी किसानों को पंजीकृत किया गया है और पोर्टल पर एक पहचान संख्या भी दी जाती है। फ्रूट्स पोर्टल को भूमि विवरण प्राप्त एवं वैलिडेट करने के लिए कर्नाटक राज्य के भूमि पैकेज में एकीकृत किया गया। इस पोर्टल की अन्य महत्वपूर्ण सुविधा ऑनलाइन सृजन है, जिनके द्वारा किसानों को उप पंजीकीय कार्यालय में जाने की आवश्यकता भी नहीं होती। केनरा बैंक ने पायलट आधार पर फ्रूट्स चलाने की भी सहमति व्यक्त किया है। तो ये किसानों के लिए। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी एवं सबसे छोटी स्थलीय सीमा? तो भारत की सबसे लंबी सीमा यह किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी जो सीमा है वह है अफगानिस्तान के साथ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत जो है बांग्लादेश से कितनी जो है लंबी सीमा साझा करता है? तो 4996.7 किलोमीटर, जबकि अफगानिस्तान से मात्र 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कितना? 106 किलोमीटर। जबकि चीन से भारत की सीमा जो लगती है वह है 4056 किलोमीटर। 4056 किलोमीटर चीन से साझा करता है। जबकि म्यांमार की बात करें तो 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और पाकिस्तान की बात करें तो 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और भूटान की बात करें तो भूटान से भारत की जो सीमा लगती है उसकी लंबाई है 699 किलोमीटर। कितना है? 699 किलोमीटर। तो सारे आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो जंगल की आग कहा जाता है प्लास को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका जो है
प्लास, जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। प्लास को जो है जंगल की आग कहा जाता है। प्लास जो यूपी का जो है क्या है, राष्ट्रीय पुष्प, यूपी का राष्ट्रीय पुष्प है। चलिए प्रश्न है, पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सा है? तो पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति है दीदारगंज यक्षिणी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दीदारगंज यक्षिणी जो मूर्ति है पटना संग्रहालय में, वह बहुत चर्चित है। 1917 ईस्वी में पटना में दीदारगंज से प्राप्त मौर्यकालीन प्रस्त प्रतिमा दीदारगंज यक्षिणी कला इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है। विश्व की कतिपय प्रसिद्ध प्राचीन मूर्ति कलाओं में प्राचीनता, कलात्मकता और रचनात्मकता एवं तकनीकी दृष्टि से इस कलाकृति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न, बिहार का कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है डालमिया नगर बंजारी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिला नहीं, ये क्षेत्र है, जिला ये रोहतास पे पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मोकामा, भागलपुर और फुलवारी शरीफ सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, जबकि हाजीपुर प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है, प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है, जबकि कटिहार जो है, कटिहार यह दिया सलाई के लिए प्रसिद्ध है, दिया सलाई के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न, हिमालय के हिमनदों की पिघलने की गति, यानी जो बर्फ पिघलता है उसकी गति क्या है, सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, अन्य सभी जो ग्लेशियर है उससे सबसे अधिक जो है गति से पिघल रहा है हिमालय का ग्लेशियर, हिमालय का हिमनद, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, वह कौन सा दर्रा है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा है वह है कौन सा दर्रा? तो वह है नाथुला दर्रा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाथुला दर्रा यह सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। अच्छा, नाथुला दर्रा है किस राज्य में? तो नाथुला दर्रा यह किस राज्य में है? यह सिक्किम में है। किस राज्य में है? सिक्किम में है नाथुला दर्रा। अच्छा, कुछ दर्रे आए तो दर्रे के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सिक्किम में, तो सिक्किम में एक और दर्रा है जलेपला दर्रा। जलेपला दर्रा यह कहाँ है? सिक्किम में। अच्छा, नाथुला दर्रा की ऊंचाई कितनी है? 14,000। गहराई कितनी है? 14,450 फीट यह गहरा है। वहीं जोजिला दर्रा जो जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख वाले क्षेत्र में है, इसकी जो गहराई है वह कितना है? तो 11,578 फीट। 11,578 फीट। रोहतांग दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में है और इसकी गहराई कितनी है? तो 13,044 फीट। जबकि खैबर दर्रा जो अफगानिस्तान में है, इसकी गहराई है 3,510 फीट। 3,510 फीट। कुछ और प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में है, JNK में है, कौन कौन से दर्रे? पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। जबकि हिमाचल प्रदेश में है, एक रोहतांग हो गया, एक हो गया बड़ा लाचा दर्रा, एक हो गया सीप किला दर्रा। जबकि उत्तराखंड में माना, नीति और लिपू लेख दर्रा ये उत्तराखंड में है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा। मणिपुर में है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। अच्छा, जीवित जड़ पुल यह किस राज्य में है? तो जीवित जड़ पुल यह मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, हिमालय में हिम रेखा निम्नलिखित में से किसके बीच होती है? तो हिमालय का हिम रेखा जो है यह होता है 4,300 से लेकर 6,300 मीटर पूर्व। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिमालय की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। अक्षांशों एवं उच्चावन वर्षण की मात्रा, ढाल एवं स्थानीय स्थलाकृतियों में भिन्नता के कारण हिमालय के अलग अलग भाग हैं, परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाई
अगर पूछा जाए कि ऊपरी भाग तो वह होता है 5500 से 6000 मीटर। महान हिमालय दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इस प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर और पूर्वी हिमालय की जो है वह है 4300 मीटर। इस प्रकार हिमालय की जो हिमरेखा है पूरब में वह है 4300 से 6000 के बीच। अच्छा, इससे और क्वेश्चन बनते हैं। हिमालय का अगर प्रादेशिक विभाजन से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो पंजाब हिमालय का विस्तार जो है वह किसके किसके बीच है, तो वह है सिंधु और सतलज के बीच। सिंधु और सतलज के बीच और लंबाई है इसकी 560 किलोमीटर। जबकि कुमायूं हिमालय की पूछा जाए तो इसका विस्तार है सतलज से काली नदी के बीच। सतलज से काली नदी के बीच इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। कितना है? 320 किलोमीटर। सबसे लंबा है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। इसका विस्तार है काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक और ये है लगभग 800 किलोमीटर। और यह एक असम हिमालय जो तीस्ता नदी के से लेकर दिहांग नदी के बीच अवस्थित है और इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। तो सबसे लंबा हो गया नेपाल हिमालय। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो वह है खड़गपुर पहाड़ियाँ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खड़गपुर पहाड़ियाँ, जो बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है। मुंगेर जिले में अवस्थित। और यहाँ यह कौन से क्रम का पहाड़ी है और इसमें कौन से क्रम के चट्टान पाए जाते हैं, तो धारवाड़ क्रम के। जबकि रोहतास में जो है यह पठार या विंध्य क्रम के हैं। कौन से क्रम के हैं? विंध्य क्रम के हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों की तट रेखा घटते क्रम में दी गई है, इनमें से कौन सा क्रम सही है? यानी तट रेखा जिसकी सबसे लंबा है वह सबसे पहले होना चाहिए। तो सबसे अधिक तट रेखा वाली जो राज्य है वह है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बात करें तो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर। कितना? 7516.6 किलोमीटर। भारत के कुल 9 राज्य, कितने राज्य? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तट रेखा से लगे हुए। कितने राज्य? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है लगे हुए हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल या किस द्वीप को अलग करता है, तो यह अलग करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अंडमान और निकोबार को निकोबार से जो है अलग करता है। अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अच्छा, हम लोग एक बार देख लेते हैं प्रमुख जो है जल अंतराल। 8 डिग्री चैनल इसकी अवस्थिति यह किससे अलग करता है, तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। मिनिकॉय को अलग करता है। जबकि 9 डिग्री चैनल जो है यह कवरत्ती को मिनिकॉय से अलग करता है। और 10 डिग्री तो अंडमान को निकोबार से, अगर और गहराई में पूछा जाए तो छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। जबकि ग्रैंड चैनल या सुमात्रा को निकोबार से अलग करता है। जबकि दक्कन पास जो है यह किसके बीच अवस्थित है, तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत के यह किस राज्य में स्थित है? तो विदर्भ जो क्षेत्र है यह किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विदर्भ जो है इसका संबंध है
महाराष्ट्र से, किससे संबंध है? महाराष्ट्र से इसका संबंध है। जबकि सौराष्ट्र अगर पूछा जाता, सौराष्ट्र, तो इसका संबंध गुजरात से है। किससे है? गुजरात से। विदर्भ जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का जो है नागपुर और अमरावती, 2 डिवीजन इसके अंतर्गत पड़ते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर और अमरावती इसके अंतर्गत पड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद है 51। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 51 इसमें वर्णित है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का बात। अनुच्छेद 48 का को पूछा जाए तो वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण के बारे में चर्चा है, पर्यावरण संबंधी बात इसमें कही गई। जबकि 43 का को में मजदूरों की प्रबंध की भागीदारी की चर्चा की गई, मजदूरों की प्रबंध की भागीदारी की चर्चा की गई है। जबकि अनुच्छेद 41 इसमें काम और शिक्षा की अधिकार का वर्णन, काम और शिक्षा के अधिकार के वर्णन है। जबकि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की चर्चा है। किसकी चर्चा है? ग्राम पंचायत की चर्चा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किस में किया गया है? तो यह मूल कर्तव्य में किया गया है, यानी मौलिक कर्तव्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां जो संविधान हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में, उसमें यह जोड़ा गया था, यानी मूल संविधान में नहीं था। इसे जोड़ा गया भाग 4 का को में, भाग 4 का को में जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 51 का को में जोड़ा गया है, 51 का को में जोड़ा गया है, जिसके तहत मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। कितना है? 11 है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है? तो कल्याणकारी राज्य का आदर्श यह किसमें निहित है? तो यह निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह वर्णित है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका वर्णन जो है भाग कितना में है? भाग 4 में है। अनुच्छेद पूछा जाए तो 36 से लेकर 51 में, 36 से लेकर 51। अच्छा, नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार, इसमें कभी कभी इसका अंतर में हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। जबकि मौलिक अधिकार या यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भाग 4 में है, जबकि मौलिक अधिकार यह भाग 3 में है। नीति निर्देशक सिद्धांत लागू करने के लिए न्यायालय जा सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते हैं, यह न्यायालय में वाद योग नहीं होता है। जबकि मौलिक अधिकार के लिए हम लोग न्यायालय में जा सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत यह समाज की भलाई के लिए होता है, यह समाज की भलाई के लिए होता है। जबकि मौलिक अधिकार ये व्यक्तिगत भलाई के लिए, व्यक्तिगत भलाई के लिए होता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितने में किया गया? 3 में। वह एक होता है साधारण बहुमत, दूसरा होता है विशेष बहुमत पर, और संसद के विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के बहुमत द्वारा संशोधन। तो 3 प्रकार की प्रक्रिया का वर्णन है संविधान संशोधन के लिए। अच्छा, संविधान संशोधन यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। किस देश के संविधान से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और इसका वर्णन संविधान के भाग कितने में है? तो यह भाग 20 में है, और अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 368। चलिए अगला प्रश्न,
सम्राट अशोक ने सुदामा गुफा को निम्नलिखित में से किसको समर्पित किया था? तो सुदामा जो गुफा है वह किसको समर्पित किया था? तो वह आजीविकों को समर्पित किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आजीविकों को। सुदामा गुफा जो गया के बराबर पहाड़ियों में बनाया गया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष 12th ईयर में सुदामा गुहा जो है उसे आजीविकों को दान में दिया था। अशोक ने वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली प्रारंभ किया था, अर्थात वह शैली था चट्टानों को काटकर कंदाराओं का निर्माण करना। चलिए अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए किस आयोग द्वारा सिफारिशें प्रस्तुत की गई? तो 356 का जो दुरुपयोग हुआ उसके रोक के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था? तो सरकरिया आयोग का गठन किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस आयोग का? सरकरिया आयोग का। सरकरिया आयोग ने जो सुझाव दिया था वह था कि बहुत कम अवसरों एवं अत्यावश्यक मामलों में ही अंतिम विकल्प के रूप में 356 का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके प्रयोग से पूर्व राज्यों को चेतावनी भी देना चाहिए। राज्यों को जो है चेतावनी भी देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा में इसके आधारों का भी वर्णन होना चाहिए और राज्य विधानमंडल को भंग नहीं किया जाना चाहिए, जबकि इसे निलंबित रखा जाना चाहिए। जो है राज्य विधानसभा को भंग नहीं करें, उसे क्या करें? निलंबित कर दें। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, सरकरिया आयोग इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया था 1982 ईस्वी में। कब किया गया था? 1982 ईस्वी में। प्रश्न, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में निम्न में से सबसे बड़ा है बोर्नियो द्वीप। कौन सा द्वीप है? बोर्नियो द्वीप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का यह तीसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप, जिसकी कुल अगर पूछा जाए क्षेत्रफल तो 7,43,330 किलोमीटर स्क्वायर इसका कुल क्षेत्रफल है। चलिए मैप में देखते हैं कुछ बड़े द्वीप को। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो वह द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड। यह पहले स्थान पे है। ग्रीनलैंड जो है यह फर्स्ट पोजीशन पे है। उसके बाद न्यू गिनी जो द्वीप है, न्यू गिनी, यह दूसरे नंबर पर है। और बोर्नियो द्वीप यह तीसरे नंबर पर है। बोर्नियो द्वीप यह कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। और चौथे नंबर पर है मेडागास्कर द्वीप। कौन सा द्वीप है? मेडागास्कर द्वीप है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? तो यह निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से इसका निर्माण होता है। और यह भारत के जो पश्चिम बंगाल उस और बंगाल की खाड़ी के बीच अवस्थित है। और यह जो है सबसे बड़ा डेल्टा है। इसी में सुंदरवन पाए जाते हैं। अच्छा, आप लोग बताएं कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम। और दोनों जब मिल जाते हैं उसके बाद मेघना के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर जो हिमनद है उसका नाम है, उस हिमनद का नाम है चेमयुंगडुंग। इस हिमनद से जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, ग्रांड कैनियन है तो ग्रांड कैनियन यह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक खड्ड है, एक गर्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रांड कैनियन उत्तरी पेरिजोना में 1 मील गहरा घाट है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि घाटी में लगभग 5 से 6 मिलियन साल पहले इस जो घाटी है इसका जो निर्माण हुआ था वह 5 से 6 मिलियन साल पहले हुआ था। जबकि कोलोराडो नदी चट्टान की परतों के माध्यम से एक चैनल को काटने लगा। मनुष्यों ने पिछले हिमयुग के बाद इस घाटी के आसपास जो है मनुष्य क्या हुआ? रहने लगा। तो यह क्या है? एक गर्ग है। चलिए अगला
प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो सर्वाधिक द्वीप या इंडोनेशिया में है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस देश में है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में लगभग 17,508 द्वीप हैं, 17,508 द्वीप हैं। उसके बाद फिलीपींस में कितने द्वीप हैं? तो 7,641 द्वीप हैं, जबकि मालदीव में 1192 द्वीप हैं, और क्यूबा में जो है 4,195 द्वीप हैं, 4,195 द्वीप हैं। चलिए अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल एवं कवि विद्यापति का जन्म स्थली बिस्फी ग्राम बिहार के किस जिले में है? तो यह मधुबनी जिले में है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विद्यापति का जन्म उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत मधुबनी जिले में हुआ था, जो बिस्फी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। चलिए, अच्छा, विद्यापति इसका अर्थ क्या होता है? तो विद्यापति संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है विद्या मतलब ज्ञान, और पति मतलब स्वामी, तो ज्ञान का स्वामी। अगला, बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से कोई नहीं। पातशाह की उपाधि धारण किया था कांधार विजय के उपलक्ष्य, जो 1507 ईस्वी में निर्धारण किया था, 1507 ईस्वी। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। पहला जो आक्रमण बाबर ने भारत पर किया था वह 1519 ईस्वी में किया था। किसके खिलाफ किया था? तो यूसुफ जाई जाति के खिलाफ किया था। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध, अच्छा, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण किया था। वहीं खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा को पराजित किया था और गाजी का उपाधि धारण किया था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का भी नारा दिया था। उसके बाद चंदेरी का युद्ध में मेदिनी राय को हराया था 28 में, और घाघरा का युद्ध जिसमें अफगानों को हराया था 1529 ईस्वी में। चलिए, अच्छा, बाबर की मृत्यु कब हुआ? तो बाबर की मृत्यु हुआ था 26 दिसंबर 1529 ईस्वी को, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था, आगरा में हुआ था। पहले तो इसे जो है आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में जो है इसे कहाँ दफनाया गया था? काबुल में। शुरू में आगरा में और बाद में इसे काबुल में दफनाया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा यह तुर्की भाषा में लिखा है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखा है। और इसका जो है फारसी में अनुवाद किसने किया? तो फारसी में बाबरनामा का अनुवाद किया किसने? तो अब्दुल रहीम खान ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। चलिए अगला प्रश्न, मुगल शैली का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण जो है जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर द्वारा निर्मित शाह दौलत का मकबरा, यह कहाँ स्थित है? तो पटना के मनेर में स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इब्राहिम खां काकर यह जो है कौन था? तो यह नूरजहां का बड़ा भाई था, नूरजहां का भाई था। उन्होंने 1616 ईस्वी में बिहार का सूबेदार जब बना था तो मनेर में मखदूम शाह दौलत का मकबरा जो है बनवाया था, जो मुगल स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है बिहार में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है? तो भारत का सिराज कहा जाता है जौनपुर को, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर, जो अभी बिहार किस राज्य का स्थल है? तो जौनपुर यह यूपी में पड़ता है। किस में पड़ता है? यहाँ पर मलिक सावरकर ने शासन किया। मलिक उस सर्क की उपाधि धारण कर पूर्वी प्रांतों का शासक बना। उपाधि के कारण उसके उत्तराधिकारी सरकी कहलाए। सरकी सुल्तानों ने जौनपुर को जो है पूर्व का सिराज कहा एवं अनेक भव्य महलों, मस्जिदों तथा मकबरों का निर्माण कराया। चलिए, निम्नलिखित शैलियों में किस नृत्य शैली का संबंध आंध्र प्रदेश से है? तो कच्चीपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्चीपुड़ी। अच्छा, इसके प्रमुख जो है नृत्यकार या कलाकार भी पूछे जाते हैं। तो कच्चीपुड़ी यामिनी कृष्णमूर्ति और लक्ष्मी नारायण शास्त्री ये प्रमुख जो है कच्चीपुड़ी के जो है नृत्यकार या कलाकार थे। वहीं बात करें कथकली,
तो कथकली के प्रमुख आ जाएंगे नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर। जबकि कथक पूछा जाए तो कथक का हो जाएगा बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज। जबकि ओडिसी की अगर बात पूछा जाए तो संयुक्त प्रणिग्रही, सोनल मान सिंह, किरण सहगल और इद्रानी रहमान, और एक अर्जेंटीना के हैं मिर्ता बार्बरी, और अमेरिका के हैं सोरेन लोबेन। ये जो है ओडिसी के कलाकार हैं। चलिए अगला प्रश्न है 1872 में केशव राम भट्ट द्वारा साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम था बिहार बंधु का प्रकाशन बिहार में कहाँ से शुरू किया गया था? तो यह बिहार के बिहार शरीफ से प्रारंभ हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुद्रण कला के विकास के साथ ही बिहार में भी समाचार पत्रों का क्षेत्र बढ़ा था। कबरुद्दीन अंसारी ने सर्वप्रथम 1850 ईस्वी के आसपास सासाराम में प्रेस की स्थापना किया था। जबकि केशव राम भट्ट के द्वारा एक साप्ताहिक पत्रिका बिहार बंधु का प्रकाशन बिहार शरीफ से किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे प्राचीनतम हिंदू मंदिर है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम हिंदू मंदिर है देवगढ़ मंदिर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवगढ़ मंदिर। यह कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है वर्तमान में यह जो है यूपी के ललितपुर जिले में स्थित है। यूपी के ललितपुर जिले में स्थित है देवगढ़ मंदिर। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित रागों में से वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जय मल्हार, सुर मल्हार, जय मल्हार, सुर मल्हार और देश और अन्य मल्हार, ये सारे जो है वर्षा ऋतु में गाए थे, यानी ए और बी ये दोनों हो जाएगा। जबकि बसंत ऋतु के जो राग हैं, बसंत ऋतु के राग वह है राग बसंत बहार, राग बसंत बहार और हिंडोल भैरव बहार, हिंडोल भैरव बहार। जबकि फाल्गुन के जो राग हैं, फाल्गुन के जो राग हैं वह कौन है? होलिया। कौन है? होलिया। यह फाल्गुन के राग है। चलिए निम्नलिखित में से नवपाषाण क्रांति की मुख्य उपलब्धि थी? तो कृषि जो है मुख्य उपलब्धि थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नवपाषाण काल की प्रमुख उपलब्धि कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत। इस युग में मैदानी क्षेत्रों में स्थायी जीवन शुरू हुआ। इसी के परिणाम स्वरूप जो है जीवन कृषि का भी सूत्रधार हुआ था। अच्छा, नवपाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था। आग का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ और पहिए का आविष्कार यह भी नवपाषाण काल में हुआ था। किस पाषाण काल में? नवपाषाण काल में। चलिए अच्छा, सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो वह था तांबा। किसका प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य कला शैली नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी भोजपुरी। भोजपुरी जो है यह एक नृत्य कला का शैली नहीं है। बात करें 8 भागों में जो है शास्त्रीय नृत्य को विभक्त किया गया है, जिसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, मोहिनी अट्टम, मणिपुरी, कथक और सतारिया, ये सारे जो है 8 प्रमुख नृत्य है जिसे विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न संगीत नाटक एकेडमी द्वारा भारत के 8वें शास्त्रीय नृत्य के तौर पर किसको मान्यता दिया गया है? तो 7 पहले था, 8वां जो मान्यता मिला है वह सतरिया नृत्य को मिला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यह मान्यता 2000 ईस्वी में मिला है। कौन सा ईस्वी में? 2000 ईस्वी में मिला है। यह असम, और यह कहाँ का नृत्य है? तो सतरिया यह असम का एक लोक नृत्य है। कहाँ का? असम का एक लोक नृत्य है। अच्छा, जबकि भरतनाट्यम देख लिए हम लोग, कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथकली केरल का और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। चलिए अगला प्रश्न है मधुबनी चित्रकला बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो यह मिथिलांचल क्षेत्र में लोकप्रिय है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथिलांचल में। मधुबनी चित्रकला अथवा मिथिला पेंटिंग मिथिला क्षेत्र जो इसके अंतर्गत आते हैं मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, और ये सारे क्षेत्र जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला
प्रश्न है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता को किस शैली की चित्रकला के चित्रों के आधार पर बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा पाल चित्रकला, ऑप्शन नंबर सी। प्रज्ञा पारमिता महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। प्रज्ञा पारमिता का अर्थ होता है प्रज्ञा की पूर्णता। इस ग्रंथ में बने चित्र जो है वह जो है पाल चित्रकला से उनका संबंध है। अगला प्रश्न है, 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च जो है कितना होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा 1 इकाई। कितना हो जाएगा? 1 यूनिट जो है खर्च होगा, 1 यूनिट खर्च होगा। अच्छा, 10 वाट के बल्ब को 10 घंटे तक जलाने में जो ऊर्जा खपत होगा वह कितना होगा? 100 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा? 1000 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट। कितना होता है? 1 यूनिट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो बिजली का जो खपत होता जो बिल आता है वह वाट के मापन पर आधारित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज क्या होता है? तो किसी दो बिंदुओं के बीच जो विद्युत विभव होता है उसका अंतराल कहलाता है, उसका अंतराल कहलाता है। एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का इकाई है। विद्युत धारा जो है एम्पियर में मापा जाता है। चलिए, अब प्रतिरोध का ओम। अगला प्रश्न, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण की क्षमता क्या होगी? अगर हवा का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है तो जलवाष्प जो है वह क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। जैसे ही जो है हवा का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। चलिए, अगला प्रश्न, फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज का जो सिद्धांत है वह किस पर आधारित है? तो फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वह कैसा होता है? तो फ्यूज तार जो है वह निम्न गलनांक, जिसका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है, निम्न गलनांक, जिसके कारण अधिक विद्युत धारा के प्रवाह होने से वह पिघल कर क्या होता है? पिघल कर जो है गिर जाता है, जल जाता है, जिससे जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान की सुरक्षा होती है। चलिए, अगला प्रश्न, नींबू का खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू में जो खट्टापन होता है वह साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसके कारण? साइट्रिक अम्ल के कारण। साइट्रिक अम्ल यह जो है नींबू और संतरा में पाए जाते हैं, नींबू और संतरा में पाए जाते हैं। जबकि टर्टरिक अम्ल या इमली और अंगूर में पाए जाते हैं, इमली और अंगूर में पाए जाते हैं। जबकि एसिटिक अम्ल या सिरका में पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, चींटी के डंक या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल रहता है? तो इसमें होता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए, अंतिम प्रश्न देखते हैं। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वह होता है ब्यूटेन गैस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ब्यूटेन गैस यानी C4H10, यह जो है इसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो यह उच्च ज्वलनशील, रंगहीन और आसानी से द्रवावस्था में आ जाने वाला गैस होता है। अच्छा, वही मीथेन, तो मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4। आप प्रोपेन की बात करें तो C3H8 यह एल्केन समूह का तत्व होता है, एल्केन समूह, जिसका जो फार्मूला होता है सामान्य सूत्र CnH2n+2, एल्केन। जबकि एल्काइन की अगर बात किया जाए तो एल्काइन का फार्मूला आता है CnH2n-2। और एल्कीन का पूछा जाए तो एल्कीन का जो फार्मूला होता है CnH2n। ये सारे आप लोग
याद रखेंगे। दोस्तों ये था खान सर के द्वारा बेहतरीन सेट, जिसमें 50 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। सारे प्रश्न सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।